हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनीशा। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमारा टॉपिक था, हमारा चैप्टर था ईंटें, मनके और अस्थियां, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे इस सभ्यता की खोज की गई। इसे एक नगरीय सभ्यता या नगरीय अर्थव्यवस्था बताया गया है। तो नगरीय आज जो हमारा टॉपिक है, नगरीय अर्थव्यवस्था कैसे बनती है। आज हम शहर के स्थापत्य को लेंगे। शहर का प्लानिंग कैसे किया गया था, इसकी गृह स्थापत्य या डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। इन सब टॉपिक्स के अलावा वहां के निर्वाह के तरीके क्या थे, वहां के लोग क्या करते थे, किस चीज का उत्पादन करते थे, ऐसे कुछ टॉपिक्स को कवर करना है। मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्थात कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के शहर को कैसे नियोजित किया गया था। एक वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर ये था। कैसे? हड़प्पा सभ्यता के मोस्टली जो शहर थे, मोस्टली स्थल जो थे, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। उसको दो पार्ट में बनाया गया था। एक छोटा था जो कि पश्चिमी साइड में, वेस्टर्न पार्ट में था। वेस्टर्न पार्ट में था, छोटा जगह था, पर उसको ऊंचाई में बनाया गया था, जिसको कि दुर्ग कहा गया है, अर्थात कि सिटाडेल। दूसरा पार्ट शहर का जो था वो निचला हिस्सा में बना हुआ था, लेकिन वो बड़ा था। ये पूर्वी भाग में था, ये बड़ा था। इसे निचला शहर या लोअर टाउन भी कहा गया है। लोअर टाउन कहा गया है। अब हमें ये देखना है कि ये नीचे था और ये ऊंचा था, इसको दुर्ग कहा गया। दुर्ग का मतलब होता है किला। ये दुर्ग था। ऊपर क्यों था ये? क्योंकि यहाँ पे कच्चे ईंटों के प्लेटफॉर्म दिए हुए थे। जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके पहले सबसे पहले वहां पे कच्चे ईंटे का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, यानी कि वेल प्लान्ड। जैसे कि अभी हम देखते हैं किसी मॉल को बनाया जाता है या किसी सोसाइटी को बनाया जाता है, तो पूरी तरह से वेल प्लान्ड होता है कि कहाँ पे आवासीय घर होंगे, कहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा। बिल्कुल वैसे ही था, वेल प्लान्ड था। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ईंटों के प्लेटफॉर्म को बिछा दिया गया और फिर ये किया गया कि कहाँ पे क्या क्या जगह बनाया जाएगा। ये पूरी तरह से सार्वजनिक स्थल यूज के लिए था, पब्लिक यूज की चीजें यहाँ पे संरचनाएं पाई गई थी। ये भी मानते हैं पुरातत्वविद, ये भी मानते हैं इतिहासकार कि शायद इस दुर्ग में जो शासन करता थे, अगर वहां पे कोई शासन करने वाले रहे होंगे तो उनका घर यहाँ पे होता होगा, या यहाँ पे कार्यशालाएं होती होंगी, फैक्ट्रीज वगैरह अगर वहां पे उस समय था तो यहाँ पे होते होंगे। और ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल प्लॉट्स थे, घर थे, ये आवासीय थे, यहाँ पे लोग रहते थे। ये भी पूरी तरह से प्लान था ये। तो इस तरह से शहर को दो पार्ट में बांट दिया गया था, दुर्ग या सिटाडेल, निचला शहर या लोअर टाउन। दुर्ग को दीवार से घेर दिया गया था और निचले शहर को भी दीवार से घेर दिया गया था, ताकि ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। निचला शहर और दुर्ग बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ता था कि यहाँ ये ऊंचाई पे बसा, दीवार से घिरा हुआ ये दुर्ग है। लेकिन कहीं कहीं पे निचले शहर में भी किसी किसी घर को ईंटे के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, किसी किसी घर को, ताकि ये प्लिंथ का या नींव का काम करे। कहीं कहीं पे निचले शहर को घेरा नहीं गया था, अलग नहीं किया गया था। हर जगह में अलग अलग चीजें देखने को मिली है। दुर्ग या सिटाडेल में या निचले शहर में जितनी भी ईंटें यूज की गई थी वो कच्ची ईंटें थी, परंतु ऐसा नहीं था कि वहां कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। पूरे हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को पकाया जाता था।
या तो वो धूप में सुखा के पकाया जाए या भट्टी में ईंट को पकाया जाए, लेकिन हर जगह के ईंटों में समानताएं पाई गई है। ईंट का रेशियो 1:2:4 था, यानी कि ईंट की जो ऊंचाई थी, जो उसका हाइट था, उसका 2 गुना उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई था और उसका 4 गुना उसका लंबाई था। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ईंट की जो ऊंचाई है, हाइट है, मान लीजिए अगर वो 1 इंच है तो उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई 2 इंच और उसकी लंबाई 4 इंच होगी। ये सभी जगहों में, हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थलों में यही अनुपात पाया गया है ईंटों का। कालीबंगन में अलंकृत ईंट भी मिले हैं। कालीबंगन एक ऐसा स्थल था जहां पे कि अलंकृत ईंट पाए गए हैं। अलंकृत का मतलब जहां पे कि ईंटों के ऊपर कुछ आकृति बना दी गई हो, ऐसे ईंटें भी पाई गई है कालीबंगन में। ईंटों कहीं कहीं पे ईंट इस तरीके के भी पाए गए हैं, अंडाकार शेप में, और लेकिन मोस्टली जगह में ईंट आयताकार ही पाए गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा गृह स्थापत्य यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब वहां पे घर कैसे बनाए गए थे? जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि शहर को 2 भाग में बांट दिया गया था, दुर्ग और निचला शहर। निचला शहर पूरी तरह से आवासीय भवनों के लिए था। निचले शहर में आवासीय भवनों के उदाहरण मिलते हैं। तो वहां पे घर कैसे बनाया गया था? जो घर था वो पूरी तरह से एक आंगन पर केंद्रित होता था, यानी कि घर के बीच में आंगन और इसके चारों ओर कमरे बनाए होते थे। कमरे भी ऐसे बनाए होते थे जिसका मुख्य द्वार, अगर मेन एंट्रेंस है, वहां से सीधे आंगन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आंगन में औरतें बैठकर खाना पकाने का काम, कताई करने का काम, इस तरह के कार्य किया करती थी, और वो अपनी एकांतता को यानी कि अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व देते थे। उन्हें ये नहीं था कि बाहर से आने जाने वाला कोई भी उनके मेन एंट्रेंस के दरवाजे से उनके घर आंगन का अवलोकन यानी कि आंगन दिखना नहीं चाहिए, ऐसा होता था। उनकी एकांतता उनके लिए इतनी जरूरी थी कि निचले यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी कमरे बने होते थे उसमें खिड़कियां भी नहीं होती थी। वो अपनी एकांतता को यानी कि अपनी प्राइवेसी को इतना इम्पोर्टेंस देते थे। बहुत सारे जो घर हैं वो डबल स्टोरी वाले भी मिले हैं, सीढ़ियों के अवशेष पाए गए हैं। हर घर में पक्की ईंटों के फर्श वाला एक बाथरूम, स्नानागार मिला है हर घर में। और घर में बहुत सारे घर में, मोहनजोदड़ो शहर जो था वहां के बहुत सारे घर में कुआं मिला है, कमरे में, एक कमरे में। और वो कुआं ऐसे जगह में होता था जो कि जिसका कि उस कमरे में जाने का रास्ता बाहर से होता था। वो ऐसा क्यों, किस लिए किया जाता था? ताकि आने जाने वाले जो राहगीर हैं उस कुएं के पानी का यूज कर सकें, जब उन्हें प्यास लगे तो उस कुएं का वो यूज कर सके, और उस कमरे में जाएं बाहर से, उन्हें अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, इसलिए ऐसा होता था। हर बाथरूम की जो नाली होती थी वो एक दीवार से बाहर की गली की नाली में अटैच हो जाता था। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि यहाँ का जो जल निकास प्रणाली थी, वो एक बहुत ही अनूठी प्रणाली मानी जाती है पूरी सभ्यता की। ये जो जल निकास प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम है, इसको बहुत ही अनूठी प्रणाली माना जाता है। कैसे? जो नालियां थी वो ग्रिड सिस्टम में बनाई गई थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे छोटी छोटी नालियों को बड़ी बड़ी नालियों में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सड़कें और नालियां एक दूसरे से समकोण पे आके कनेक्ट होती थी, यानी कि राइट एंगल पे आके वो मिलती थी। हर घर के एक दीवार की नाली गली की नाली से पहले मिलती थी, और फिर गली की नाली जाके और बड़े नाले में कनेक्ट हो जाता था। नाला जो था वो पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। हर घर का जो नाली होता था, छोटा नाली,
छोटी नाली में एक मेन होल बना दिया जाता था, ताकि जितना भी ठोस चीज है या रेत या कुछ भी वैसा कूड़ा कचरा है उस मेन होल या गड्ढे में जमा हो जाता था और गंदा पानी निकल के बाहर की गली में आके मिल जाता था, और फिर वही वो पानी या वो नाली बड़े नाले में आके मिल जाता था। बड़े नाले में भी बीच बीच में ढक्कनदार चूने पत्थर की पट्टी का या ढक्कन लगा दिया गया था, ताकि नाली को समय समय पे साफ किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साफ सफाई का भी वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। ऐसा मालूम होता है कि पहले गलियों को बनाया गया, गलियों के बगल में नाली बनाई गई, और उसके बाद फिर घर बना दिए गए, रहने के लिए घर बना दिए गए। अब हर घर की नाली इस छोटी नाली में कनेक्ट हो जाता था। इसके लिए हर घर के एक दीवार का इस गली में से कनेक्शन होना जरूरी था, ताकि इसका पानी इस नाली में आके मिल सके, और फिर ये पानी वापस बड़े नाले में जाके जमा हो जाता था, और वो उस नाली को, बाहर के नाली को समय समय पे साफ किया जाता था। कई जगहों में वहां से जो कचरा निकाला गया था साफ करने के लिए, वो कचरे के ढेर वहीं पे पड़े मिले हैं। बहुत किसी किसी जगह में ऐसा देखा गया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि कभी कभी ऐसा रहा होगा कि कचरे का ढेर निकाला गया और उसको उसी टाइम पे हटाया नहीं गया। मोस्टली तो ऐसा होता था कि यहाँ से जो गंदगी है वो निकाल के और शहर के बाहर में फेंक दी जाती थी। इस तरीके से बहुत ही वेल प्लानिंग में घर को बनाया गया था, जिससे कि वो उस शहर के में सड़कें भी ऐसी बनाई गई थी कि सड़कों की सफाई हवा के जरिए अपने आप हो जाती थी। सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी। सड़कें भी ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ये तो था हमारे निचले शहर के की संरचनाएं या प्लानिंग या गृह स्थापत्य और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो मैंने बताया। अब हम देखेंगे सिटाडेल यानी कि दुर्ग में कैसी संरचनाएं थी। जैसा कि पहले बताया गया है कि दुर्ग में जो संरचनाएं थी वो सार्वजनिक यूज के लिए यानी कि पब्लिक यूज के लिए होती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में जो संरचनाएं पाई गई हैं उनके बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको। वहां जो संरचनाएं पाई गई है, दुर्ग की प्रमुख संरचनाएं, सबसे पहला है अन्नागार या उसे माल गोदाम या गोडाउन कह सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिली सबसे बड़ी संरचना या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या थी, तो उसका आंसर है अन्नागार, माल गोदाम या गोडाउन। ये एक बहुत बड़ा गोडाउन था, अन्नागार था, जिसके की नीचे में ईंटें लगाई गई थी और उसके ऊपर शायद लकड़ी का रहा होगा स्ट्रक्चर। उसका जो ढांचा, उसकी जो संरचना थी वो लकड़ी का रहा होगा, जिसकी वजह से लकड़ी की संरचना बहुत पहले ही समाप्त हो गई और जो ईंट की संरचना है वो अभी भी वहां पे है, बची हुई है। वो सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त की हुई सबसे बड़ी संरचना है। दूसरा है सभा भवन, जिसे विद्वानों ने कॉलेजिएट बिल्डिंग का नाम दिया है। ये सभा भवन भी मोहनजोदड़ो के दुर्ग में पाया गया है। ये क्या था, इसे बहुत सारे विद्वानों ने महल भी कहा है कि यदि शायद अगर वहां कोई शासक रहे होंगे तो शायद उनका ये महल होगा। ये 20 पिलर का एक भवन था, एक संरचना थी। 20 पिलर, जिसमें 4-4 पिलर पैरेलली लगे हुए थे, समानांतर पे 4-4 पिलर लगे हुए थे। और इसमें कहीं सामने में एक ऊंचा जगह बना हुआ था बैठने के लिए और बीच बीच में कहीं कहीं पे बेंचेस भी लगे हुए थे ईंटों के, जिससे कहा जाता है कि यहाँ पे शायद राजा या महाराजा या जो भी शासक वर्ग के लोग रहे होंगे, शासक करता होंगे, शायद यहाँ पे वो सभा करते होंगे। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है बृहद स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ये संरचना भी मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त हुआ है। ये क्या है, ये बृहद स्नानागार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्नानागार यानी कि बाथरूम, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, आयताकार स्ट्रक्चर, जिसके बीच में
जलबद्ध किया गया था, यानी कि जलाशय बनाया गया था पानी को, जैसे कि अभी स्विमिंग पूल में कैसे बीच में पानी को रखा जाता है, उसी तरीके से था। बीच में रेक्टेंगुलर शेप में एक जलाशय जिसकी की लंबाई 12 मीटर 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, इसकी गहराई 2.4 मीटर थी। इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए, पानी के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके नॉर्थ में और साउथ में। इसको चारों तरफ से ईंट से और चूने के गारे से जलबद्ध किया गया था, ऊंचा बनाया गया था, जिसकी वजह से पानी बाहर ना आ सके। इसके 3 साइड में, नॉर्थ को छोड़ के बाकी 3 साइड में, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न साइड में कमरे बने हुए थे। ये गली है या इसको बरामदा भी कह सकते हैं, और इसके 3 साइड में कक्ष बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। इन्हीं कमरों में से एक कमरे में एक कुआं था। कुआं का साफ पानी एक नाले के जरिए इस जलाशय में आता था, और यहाँ का गंदा पानी एक दूसरे नाले के जरिए बड़े नाले में जाके मिल जाता था, यानी कि यहाँ के गंदे पानी को निकाला जाता था और साफ पानी बार बार भरा जाता था। अब के विद्वान ये मानते हैं कि शायद ये तैरने का काम भी आता होगा। इसके उत्तरी साइड में एक छोटा स्ट्रक्चर और बना हुआ था, जिसमें एक गली के दोनों साइड में 4-4 बाथरूम्स बने हुए थे, 4-4 स्नान गृह बने हुए थे। एक गली के दोनों साइड में 4-4 बाथरूम्स बने हुए थे। 8 बाथरूम में से छोटी नालियां निकलती थी, जो कि बड़े नाले में आके मिल जाता था। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में ये स्ट्रक्चर शायद कोई अनुष्ठानिक कार्य के लिए बनाया गया होगा। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गंगा स्नान वगैरह का जैसा महत्व है, शायद ऐसा कुछ महत्व रहा होगा, जहाँ पे सार्वजनिक लोग, बहुत सारी संख्या में लोग वहां जाते होंगे किसी एक टाइम पे, और जाके वहां नहा के पूजा पाठ या कुछ भी अपना अनुष्ठानिक कार्य करते होंगे, ऐसा माना जाता है। जितनी भी बातें आपको बताई जाती है वो सब माना जाता है कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है। सब चीज, जितने भी चीजें हैं, विद्वान उसको मानते हैं। जो भी विद्वान हैं या इतिहासकार हैं या हम या आप हैं, जो भी हम किसी चीज को देखते हैं उसके बारे में अनुमान कैसे लगाते हैं? ज्ञात चीजों के जरिए। ज्ञात चीजें मतलब कि जो अभी हमारे पास उपलब्ध है, उन चीजों को देखकर अंदाजा लगाते हैं, उन अज्ञात चीजों को रिलेट करते हैं अभी की ज्ञात चीजों से, अभी की चीजों से उस समय को रिलेट करते हैं और देखते हैं कि अभी ये ऐसा है तो शायद पहले ये वैसा रहा होगा। इसीलिए विद्वानों ने भी इस ग्रेट बाथ का या बृहद स्नानागार का रिलेशन किसी अनुष्ठानिक कार्य के लिए सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया मानते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि दुर्ग की प्रमुख संरचनाएं कौन कौन सी हैं और किस संरचना को सबसे बड़ा माना जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अन्नागार या माल गोदाम या उसे हम गोडाउन भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी संरचना थी। उसके संरचना के बारे में आपको बताया भी गया। तो ये संरचना असल में अनाजों के संरक्षण और संग्रहण के लिए यूज किया जाता था। हो सकता है ऐसा रहा होगा कि दूर स्थल के किसान अपने अनाजों को लेके आते होंगे यहाँ पे और उसका संग्रहण यहाँ पे कराते होंगे, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा अन्नागार वहां पाया गया था। बृहद स्नानागार के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखकर कम से कम ये बता सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ था। और एक और प्रश्न उठता है जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली को देखकर क्या आप यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, और उससे आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि हड़प्पा के जितने भी स्थल मिले हैं, चाहे वो जितने भी छोटे हैं, लोथल में भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग पाया गया है।
वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन नालों को बनाने में वहां पे भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से हमें नगरीय सभ्यता की ओर ये अंदाजा दिलाता है कि ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको और दूसरे टॉपिक्स को समझाऊंगी, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे, वो कैसे अपना जीवन का निर्वहन करते थे, क्या कार्य करते थे, कौन कौन से अनाज उपजाते थे, किस किस पशु को रखते थे, उनकी लिपि को एक रहस्यमय लिपि कैसे मानी गई है, इन सारे टॉपिक्स की चर्चा की जाएगी अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एक टिप्स आपको जरूर दूंगी, जिससे कि आपका पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपकी याद शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो आज का मेरा टिप्स है कि किसी चीज को हम कब याद रखते हैं या किसी भी चीज को हम कैसे याद कर सकते हैं। इसका आंसर है इंटरेस्ट। जब तक कि हमारा इंटरेस्ट उस चीज में नहीं हो तब तक हम उस चीज को याद नहीं रख पाते हैं। कितना भी याद करने की कोशिश करें, कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं, कुछ देर के बाद नहीं, कुछ दिन के बाद, कुछ वीक्स के बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। पर आप सोचिए, कोई ऐसी मूवी जो आपने देखी हो, जो कि आपको बहुत पसंद आया हो, अगर आपसे उसके बारे में पूछा जाए, आप कभी भी उसकी कहानी पूरी बता देंगे, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, वो आपके इंटरेस्ट की मूवी थी, इसलिए आपको अभी तक याद है। तो हम इंटरेस्ट कैसे बनाएं किसी चीज में? बड़ी बात यह है कि हम इंटरेस्ट कैसे बनाएं। इंटरेस्ट बनाने के लिए मेरे हिसाब से आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, देखना शुरू कीजिए। कैसे देखेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीजों को पढ़ते हैं तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा रहा होगा। ग्रेट बात के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप सोचिए कि लोग वहां जा रहे हैं, वहां पे कुछ सार्वजनिक अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे कैसे लोग उस चीज अनुष्ठान में कैसे भाग ले रहे हैं। अन्नागार के बारे में मैंने आपको बताया। आप उस चीज को विजुअलाइज कीजिए, देखिए, सोचिए, और जब आप उस चीज को विजुअलाइज कर लेंगे, अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसका एक चित्र बना लेंगे, एक पिक्चर बना लेंगे, तो उस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो नहीं भूलिएगा, लेकिन आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है, आपके लिए कोई उपयोगी नहीं होगा, कोई फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए बच्चों, आप मेरे टिप्स को फॉलो करते जाइए। आपको मेरा अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में इस चैप्टर के नए नए टॉपिक्स के साथ मैं फिर आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए